आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले सीरीज में है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। यह जो हमारा टॉपिक होगा मुद्रा एवं बैंकिंग होगा, करेंसी एवं बैंकिंग। तो इसमें हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वैसे प्रश्न जो एग्जाम में ऑप्शन के साथ में अगर पूछ दिया जाए तो ऑप्शन को पढ़ने के बाद काफी कंफ्यूजन हो जाता है और उस कंफ्यूजन के कारण उस प्रश्न का जवाब गलत हो जाता है। तो वैसे ही प्रश्नों के हम लोग सीरीज में चल रहे हैं कि ऑप्शन के साथ में अगर प्रश्न आ जाए तो काफी कंफ्यूजन होता है, यानी कंफ्यूजन वाले प्रश्नों की सीरीज में जिसमें सिर्फ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने 207 तक लगभग देख लिया था। आज हम लोग आगे उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ये रहा हमारा 207। आगे यहाँ से हम लोग देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है 214। आइए देखते हैं 214 में क्या है। 214 में करा भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचांक ऑप्शन में है, थोक मूल्य सूचांक दोनों ऑप्शन में है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता होगा मुद्रास्फीति दर का जो मापा जाता है वह थोक मूल्य सूचांक और उपभोक्ता मूल्य दोनों के आधार पर होता है, लेकिन करा भारत में किस आधार पर मापा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वह होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचांक पे मापा जाता है। हाँ, इसमें सेवाओं एवं वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया, जबकि वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप देखेंगे उसमें सेवाओं एवं वस्तुओं को भी शामिल किया गया है। तो ये रहा हमारा थोक मूल्य सूचांक भारत में मुद्रास्फीति दर जो मापने की है। 217 में देखेंगे भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खाते को दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। कह रहा है जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो भी बैंक है उसको जो क्या किया जाता है, ब्याज दर होता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या वित्तीय ऑप्शन में है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा, भारतीय बैंक एसोसिएशन के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बैंक आईएबी के द्वारा। तो इस ऑप्शन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वाणिज्य बैंक में बचत दरों पर दी जाने वाली ब्याज दर वह केंद्रीय बैंक द्वारा किया था, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं केंद्रीय बैंक, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते 218 में जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है। यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो क्या होता है, कोई भी जो बैंकिंग होती है वाणिज्य बैंक होता है उसको आरबीआई के पास अपना पैसा जो रखना होता है। इसमें हम लोगों ने देखा था लगभग कितना था 200 करोड़ में 118 करोड़ उसमें स्वर्ण होना चाहिए, बाकी विदेशी मुद्रा होना चाहिए। तो वो सभी जो कैश रिजर्व रेशियो है जिसका आरबीआई खुद भी उपयोग नहीं करता है ना वाणिज्य बैंक करता है, ये विषम परिस्थितियों में जब बैंक दिवालिया होने वाला हो यानी कुछ विशेष कंडीशन में इस पैसे का प्रयोग किया जाता है ताकि उसे बचाया जा सके। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर वृद्धि घोषणा क्या करता है, तो उसका तात्पर्य है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा है। ऑप्शन बी को पढ़िए, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी। तीसरा प्रत्येक केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। देखिए वृद्धि का दर है सीआरआर वृद्धि जैसे ही हो गया यानी कि जैसे अभी 4.6 ये बढ़ते घटते रहता है, जैसे ही बढ़ा दिया यानी वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास जो पैसा रखना वो ज्यादा हो जाएगा। तो उसका मतलब हो गया जैसे ही पैसा ज्यादा रखना हो जाएगा तो उसके पास उधार देने के लिए राशि हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इस आधार पर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे और वह सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 219 में चलते हैं। भारत के वाणिज्य बैंकों के कार्यों में शामिल है, जो वाणिज्य बैंक है उसमें जो शामिल है, देखिए हम लोग देखे थे जो भारत में बैंकिंग है अनुसूची बैंक, गैर अनुसूची बैंक। तो अनुसूची बैंक के अंतर्गत में जितने भी वाणिज्य बैंक आते हैं वो आते हैं। गैर अनुसूची में दो भारत जो भारतीय अधिनियम जो है आरबीआई का 1934 के दूसरा जो अधिनियम उसमें वो शामिल नहीं है, जिसमें गैर अनुसूची में आप देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक ये सब आएगा। तो चलिए 219 में वाणिज्य बैंकों के कार्यों में शामिल हम लोग पूछ रहे हैं ग्राहकों की ओर से शेयर और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। क्या वाणिज्य बैंक का कार्य यही है शेयरों की खरीद और बिक्री? ऐसा नहीं, इसके लिए तो हम लोगों ने देखा था कि शेयर मार्केट है और उस शेयर मार्केट के कंट्रोल के लिए सेबी बनाया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। तो मेरे अनुसार एक तो पर्याप्त नहीं लग रहा। आगे बढ़िए, वसीयत के निष्पादक और न्यासी के रूप में। बिल्कुल सही बात है कि बैंक जो है वसीयतों के निष्पादक और न्यासी के रूप में, न्यासी का मतलब ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और निष्पादक मतलब पालन करने का कार्य करता है। जैसे कोई भी अगर भूमि हो वह किसी कार्य विशेष कार्य के लिए कुछ धन या शेष संपत्ति को सौंपी गई हो तो उसके रूप में या न्यासी ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। केवल दो ही पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 221 में देखते हैं भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जो भी गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां हैं उस पर विचार करना है। पहला है ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं लेते हैं। क्या ये सही बात है? जितने भी गैर वित्तीय कंपनियां हैं क्या वो सरकार के द्वारा जो जारी किए जाते हैं प्रतिभूति अधिग्रहण में, यानी प्रतिभूति आपने देखा होगा ट्रेजरी बिल हो गया, ये सभी जो होता है जो सरकार के द्वारा क्या कहता है बेचा जाता है, चाहे वो बैंकिंग के माध्यम से हो चाहे वो आरबीआई डायरेक्ट कर सकता हो। तो चलिए दूसरा में देखिए ये बचत खातों की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चलिए दो ऑप्शन को हम लोगों ने पढ़ा, अब तीसरा और चौथा ऑप्शन को पढ़ते हैं। तीसरा में कह रहा, चलिए दो ही ऑप्शन है, अब कहा ऊपर में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और केवल एक और दो, और इनमें से कोई नहीं भी है, ना तो एक ना तो दो है। तो आइए कह रहा है कि गैर वित्तीय बैंकिंग कथनों के विचार के संदर्भ में कौन सा प्रश्न जो है वह सही है। तो वह हो जाएगा पहला तो यह प्रतिभूति के अधिग्रहण में भाग नहीं लेता, कोई भी बैंक की कंपनियां प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं लेता है, यह क्या सही नहीं है, भाग ले सकता है। तो यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए बचत खाते की तरह एक मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह बचत खाते की तरह मांग निक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकता कौन? गैर वित्तीय कंपनियां। तो केवल दो मेरे अनुसार पर्याप्त लग रहा है। ऑप्शन देखिए कौन है केवल दो, केवल दो ये हो जाएगा। चलिए 221 के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे 222 की ओर। 222 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है। कह रहा है कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली है जो शब्दावली है जो उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देती है। ऑप्शन में है सीआरआर है, डीएसओ है, तरलता समायोजित सुविधा है, एसएलआर है, एसएलआर नहीं तरलता समायोजित सुविधा, एसएलआर तो हो ही गया, साधिक तरलता अनुपात। देखिए एसएलआर यही है जिस क्रियाविधि के माध्यम से वाणिज्य बैंक क्या करती है
वाणिज्य बैंक या तो कस्टमर हो या फिर सरकार हो, किसी को उधार देती है। एसएलआर वह राशि होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसएलआर का जो फुल फॉर्म हो गया, ये देखिए क्या इसको आप बोलिएगा, एसएलआर का हो गया स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो ये होता क्या है, ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले पास में रखना होता है। चाहे वो देखते हैं ना, सोना गहना चांदी ये सभी भी नकदी के रूप में होता है या कोई सरकारी प्रतिभूतियां हो गया, तो वही एसएलआर होता है, यानी कि स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी वाणिज्य बैंक इसी क्रियाविधि को इंगित करती है। चलिए देश में देखिए आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित है। जो आर्थिक विकास किस पर युग्मित है, क्या अवस्फीति के साथ है, अस्फीति के साथ है, स्टैग्फ्लेशन के साथ है, अति अस्फीति के साथ है। जो आर्थिक विकास हमारा है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अस्फीति के साथ हो जाएगा, इसी के साथ वह युग्मित करती है। चलिए अवस्फीति यानी कि तो हम लोग देखे थे मुद्रास्फीति रोकने के जो कार्य है डिसइन्फ्लेशन, वो अवस्फीति आता है। स्टैग्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति के साथ साथ में बेरोजगारी का भी दर जो बढ़ता है उसी को हम लोग स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अस्फीति हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अस्फीति वही मुद्रास्फीति उसका संकेत वही शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो जब भी आर्थिक विकास होगा तो उसके साथ वह संबंधित युग्मित होगा। आपने देखे हैं हम लोग कि किस तरह से मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है, मुद्रा का मूल्य में कमी आ जाता है, उस समय वस्तु के दाम फिर बढ़ने लगते हैं। कमी के कारण वस्तु के जो भी मार्केट में होते हैं वो वस्तु का ज़्यादा खपत होता है, उसके कारण रेट भी बढ़ेगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से मुद्रास्फीति का कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या मापदंड है, उन सभी पर भी चर्चा करेंगे, पहले भी हो चुकी है। चलिए 232 में अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है, यानी किस लिखत में रेखांकन को लागू किया जाता है। चेक में, बिल में, बचत पत्र में, हुंडी में। कुछ लोग तो ऐसे ही सिंपल सोचेंगे चेक में होता है रेखांकन लागू किया जाता है। कौन सा एक विकास बैंक है, अब विकास बैंक का चर्चा है। विकास एचडीएफसी बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक है। यानी विकास बैंक की बात हुई तो वह हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो लोगों को आवास देती है। आप आगे देखेंगे सबसे ज़्यादा ऋण है जो हाउसिंग लोन में ही व्यक्तिगत रूप से प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 139 में अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या है, काफी अच्छा प्रश्न है। अशुद्ध ऋण ऑप्शन में पहला ऑप्शन को पढ़िए, किसी कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान 1 महीने में होने वाला हो। दूसरा है किसी कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। सी में पढ़िए किसी कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान 1 वर्ष में होने वाला है। डी में पढ़िए किसी कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान 3 वर्षों में होने वाला। अब अशुद्ध पूछा, अब अशुद्ध का मतलब होगा वह भुगतान राशियां जिसका भुगतान मतलब कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला, वही हो गया अशुद्ध, यानी जिसका शोधन ना हो सके, वही हो गया अशुद्ध। जिसको रिकवर ना किया जा सके वही होता है कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। कुछ कुछ हिंदी वर्ड का उपयोग किया गया है, जरूरी है कि अगर प्रश्न अगर आ जाए, अगर आप अवगत नहीं हो तो मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। चलिए 42 में देखिए आरटीजीएस के बारे में पढ़ना। आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम क्या होता है। देखिए आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह जो किया जाता है व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर के आधार पर किया जाता है। अब एक एनईएफटी भी होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसमें भी एक बैचेज के रूप में सेटलमेंट निर्धारित किया जाता है, लेकिन आरटीजीएस ट्रांसफर इंडिविजुअली सेटल होता है। तो इसमें देखिए इसका जो न्यूनतम राशि है वह 2 लाख है, यानी कि 2 लाख आप कम से कम 2 लाख हो तभी आप आरटीजीएस कर सकते हैं, और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। चलिए रेपो रेट का सही अर्थ है तो आपको पता ही होगा कि रेपो रेट में क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई की सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। बैंकों द्वारा आरबीआई के से रुपये उधार लेने की दर है। बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण कारण देखिए यही होता है। अगर आप 243 की तरफ आप बढ़ेंगे तो ज़्यादा पर्याप्त रेपो रेट वही होता है कि जो आरबीआई से रुपये के रूप में जो उधार लेता है वही रेपो रेट कहलाता है। अच्छा 243 है ना, तो आरबीआई रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है। देखिए प्रश्न, हाँ तो वही हो जाएगा आरबीआई के रुपये। रिवर्स में हो जाता है कि जब बैंकों के पास, वाणिज्य बैंकों के पास अत्यधिक जमा राशियां हो जाती है ना, तब वह केंद्रीय बैंक को पास जमा रखती है, मतलब केंद्रीय बैंक के पास जो जमा रखती है, तब उसके बदले में जो ब्याज मिला वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। वही रेपो रेट जब वृद्धि होता है, कमी होता है, तो उसी अनुसार जो ब्याज कस्टमर को जो ऋण होता है उस पर भी बढ़ोतरी देखने को मिलता है, घटोतरी देखने को मिलता है, दोनों ये निर्धारित होता है रेपो रेट से। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 148 के बाद इंपॉर्टेंट है 255। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है। अब कह रहा है कि संपूर्ण देश जितने, पहले मुद्रास्फीति हम लोग आशा करते हैं समझ होंगे। मुद्रास्फीति में होता है मुद्रा का अस्फीति हो जाता है, यानी मुद्रा का फैलाव हो जाता है, यानी जो इसमें मुद्रा का जैसे ही अस्फीति हो गया, फैलाव हो गया, मुद्रा का मूल्य में कमी आ जाता है तो वस्तु का रेट बढ़ जाता है, यही होता है मुद्रास्फीति। और उसको नियंत्रण करने के लिए क्या वाणिज्य बैंक करता है, क्या आरआर में, सीआरआर में वृद्धि करता है, एसएलआर में वृद्धि करता है, मुद्रा आपूर्ति में। देखिए सीआरआर में वृद्धि से हम लोगों ने देखा था कि क्या होगा, लोगों के पास पैसा देने के लिए वाणिज्य बैंकों को कमी अधिक उसी के अनुसार होगा। अभी एक प्रश्न आया था ना कि अगर सीआरआर में वृद्धि कर दिया जाए तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यह भी हम लोगों ने एक प्रश्न भी देखा था ना मुद्रास्फीति में। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर सीआरआर में क्या हो जाता है, अगर वृद्धि हो जाता है तो क्या होगा, वाणिज्य बैंकों के पास मुद्रा उधार देने के लिए कम होगी, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, तो मुद्रा में स्फीति जो आ जाता है, उसमें जो
फैलाव आ जाता है, उसके मूल्य में कमी आ जाता है, उसको नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लोगों के पास रेपो रेट जैसे ही बढ़ गया तो क्या होगा, ऋण भी लोगों के बढ़ जाएगा, ऋण बढ़ेगा तो वाणिज्य बैंकों के पास मुद्रा आएगा। तो इस प्रकार से इसका नियंत्रण किया जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त सीआरआर के अलावा ऑप्शन नंबर डी की तरफ अगर आप प्रकाश डालेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा, रेपो रेट और रिवर्स रेट। एसएलआर पर मत जाइएगा, एसएलआर होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, सर्वाधिक तरलता अनुपात होता है। 56 में देखिए विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। तो विलास वस्तु के क्रय के लिए जो बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है किस प्रकार के, टिकाऊ उपभोक्ता ऋण, बंधक ऋण, आवास ऋण। तो देखिए जो विलास के लिए उपलब्ध कराया जाता है बैंकों द्वारा ऋण वह होता है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण होता है, तो ध्यान में रखना। 161 में देखिए भारत सरकार की जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी, जितने भी सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी हैं उनके लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था, संगम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 262 में पद बैंक्यूसेरेंस से क्या समझते हैं। जो पद बैंक्यूसेरेंस है उससे आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न काफी अच्छा है। तो इसका मतलब ऑप्शन को पढ़िए, बैंक की जमा राशियों के बीमे के लिए एक बीमा योजना, बैंक के कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना। देखिए बैंक इंश्योरेंस, इसी से अर्थ से स्पष्ट पता चल रहा है बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवाएं जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है, ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन ही ऐसा है कि कुछ लोग अगर नहीं जानेंगे तो बैंकों की जमा राशियों के बीमे के लिए एक बीमा योजना, कुछ लोग ये भी मार देंगे बैंकों के कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट जो वित्तीय सेवा है उस पर जो उत्पाद जिसमें बीमा उत्पाद शामिल होता है वही बैंक इंश्योरेंस कहलाता है। 63 में देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये के मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल सही बात है, एक रिपोर्ट के अनुसार ह्रास हो रहा, उसका मतलब ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, ह्रास का मतलब मुद्रा के मूल्य में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिना सोचे समझे आप बिल्कुल ए पर जाइए, या शायद आप क्वेश्चन से पकड़ भी लेंगे। 66 में देखिए कि दर जिस पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं, कह रहा दर जिस पर देसी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ये आपको पता ही होगा कि अब क्या हो गया है, वो सुविधा भी मिल गया, पहले इसके लिए जाना पड़ता था बैंक, एक एप्लीकेशन होता था उससे, लेकिन अब क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कि जैसे ही आप इंटरनेशनल करेंसी लेंगे, अब जैसे ही इंडिया में आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है जिस दर जिस पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं, मिबॉर कहते हैं, अंत बैंक मांग मुद्रा दर कहते हैं, आधार दर कहते हैं। प्रश्न काफी अच्छा है, तो वह हो जाएगा विनिमय दर होगा, लेन देन, क्योंकि जहाँ जिसके जैसे रुपया का वैल्यू रहेगा उसके अनुसार जो रहेगा तो वह विनिमय दर कहलाता है। कुछ लोग तो विनिमय सोचेंगे नहीं, विनिमय में उन्हें लगेगा लेन देन, लेकिन जैसे ही हमने देखा, देखिए प्रश्न क्या था कि देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो रही है, तो वह भी दर। अब देखिए दूसरे कतर में बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं। जो बचत बैंक खाते होते हैं वो किसके द्वारा खोले जाते हैं। ऑप्शन में व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा, विनिर्माण प्रतिष्ठान और व्यक्तिगत द्वारा बचत के लिए, बी में व्यापारियों और विनिर्माता द्वारा कारोबार के लिए, व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं, व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। 271 का सी हो जाएगा, व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं, व्यक्ति, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। गतिविधि चेक क्या होता है। देखिए गतिविधि चेक है बिना अर्हता के हस्ताक्षर जारी चेक होता है, केवल अर्हता के हस्ताक्षर वाला चेक होता है। गतावधि, अब देखिए गतावधि का मतलब होता है चेक जिसके जारी होने की तिथि 6 माह पूरे हो चुके हैं, तो वही होता है चेक जिसके जारी होने के की तिथि से 6 माह पूरे हो गए, वही होता है गतावधि चेक, यानी गत का चेक है, पहले का 6 महीना पूरा हो चुका है। चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड कुछ शब्दों का हम लोगों ने देखा था, उसका भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। क्षेत्र में देखिए भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें है। देखिए व्यक्तिगत ऋण में है कि ऑटो ऋण में, व्यक्तिगत आवास, तो ये आवास ऋण जो है ना सबसे ज़्यादा खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है भारत में। चलिए 282 में देखिए बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित। अब देखिए बीमा क्षेत्र में भी विदेशी प्रत्यक्ष हो चुका है, FDI हो कर दिया गया, वो 74 से 74% होगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, ये पहले वाले प्रश्न है, लेकिन अगर आप अपडेट लेटेस्ट 2022-23 में देखेंगे तो यह कर दिया गया कितना, वह 74% कर दिया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इनसाइड ट्रेडिंग, तो आपको पता होगा इनसाइड ट्रेडिंग सिर्फ शेयर बाजार में होता है। इसी के आधार पर ना हाल ही में एक कौन था जो अभी उसमें शेयर बाजार में रही थी, उस पर अभी कौन देखिए ना, उस पर क्या हुआ, जांच चल रहा था, तो उसे पुलिस की हिरासत में जेल भी उसे हुआ है, नाम भूल रहे हैं, काफ़ी बड़े पद पर थी वो। तो ये इनसाइड ट्रेडिंग को लेकर भी क्या हुआ, एक पर आरोप भी लगा, बंद भी हुआ। तो इनसाइड ट्रेडिंग वो शेयर बाजार से रिलेटेड है। चलिए अब 85 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैकल्पिक धन का उदाहरण है। धन का उदाहरण कौन है। अब देख लीजिए, करेंसी नोट है, सिक्के है, चेक है, बॉन्ड है। तो वैकल्पिक धन, अब वैकल्पिक धन का मतलब हो गया ऐच्छिक धन, है ना, इच्छा के अनुसार। तो वैकल्पिक धन का उदाहरण अब आप इसमें सोच लीजिए कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल चेक होगा वैकल्पिक धन, इच्छा के अनुसार आप जिसे है उसे दे सकते हैं, जिसे जिसकी भी इच्छा है, तो वैकल्पिक धन यही हो गया ना।
चलिए प्रश्न संख्या आते हैं 292 में। निम्न आय समूहों को दिए गए अत्यल्प राशियों के ऋण खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैश क्रेडिट कहलाते हैं, सूक्ष्म ऋण कहलाते हैं, साधारण ओवरड्राफ्ट कहलाते हैं, नो फ्रिल्स ऋण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वह हो जाएगा सूक्ष्म ऋण। यानी निम्न आय समूह को दिए गए अत्यल्प राशियों के ऋण, तो अत्यल्प है, जैसे ही सबसे कम है तो आप कैश, साधारण, नो या सूक्ष्म ऋण पे ही जाएंगे। 93 में देख लीजिए CRR और SLR आ गया ना, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुअरी लिक्विडिटी सांविधिक चल निधि अनुपात, ये दोनों है। CRR केंद्रीय बैंक करेगा और SLR कौन रखेगा? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। कोई भी जब बैंक वाणिज्य लोन प्रोवाइड करती है उसके बदले में जो प्रतिभूतियां हो गया, नगद कैश के रूप में जो रखती है सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड, वही SLR होता है। पदों में अत्यधिक करीबी से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग से? ये तो थोड़ा सा भी जो अपडेट रहेंगे वो इसको सही मारेंगे, बैंकिंग उद्योग से। 93 के बाद 98 में आइए, किस पद का संबंध RBI के कार्य से नहीं? ये भी पता चल जाएगा। देखिए, खुला बाजार परिचालन कर सकती है, तो मेरे अनुसार तो सी होना चाहिए, लेकिन आप इसका बुक में आंसर देखेंगे तो दे रहा ओपन मार्केट पॉलिसी। नहीं, ओपन मार्केट पॉलिसी तो RBI अपना ही सकता है। ये तो हम लोगों ने, सेंसेक्स इसके अंडर में नहीं आता, ये तो शेयर बाजार से रिलेटेड है ना। CRR है ही है, चल निधि समायोजन समानुपात है ही है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 304 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के पराकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या था? इसमें मुद्रा का स्फीति हो गया, फैलाव हो गया, मुद्रा के मूल्य में कमी आ गया। तो सबसे प्रचलित माप क्या है? मुद्रास्फीति का मापने का जो होता है थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति दो आधार पर मापा जाता है। कौन कौन? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं का जो होता है वह थोक ना होकर वह जो होता है, मतलब कहिए कि सेवाओं को भी इसमें तो शामिल किया ही गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, लेकिन थोक ना होकर वह खुदरा के रूप में होता है। और खुदरा के रूप में भारतीय डाटा के अनुसार वो सबको एकत्र करना मुमकिन नहीं, थोड़ा मुश्किल भी है, तो इसलिए वह थोक मूल्य सूचकांक रखा गया। तो भारत में ही पूछा तो बिल्कुल आप मारेंगे बी नंबर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ गया, पूछा भी जा सकता है। चलिए 135 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 114 में। 14 में कह रहा है मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहात क्या है? अगर मुद्रास्फीति का दर गिरता है, मुद्रास्फीति का मतलब ही हो गया मुद्रा के मूल्य में कमी आ गया, रेट बढ़ जाएगा, वस्तु मार्केट से तुरंत निकलेगा, खपत होगा, इसके कारण वस्तु का रेट बढ़ेगा, कीमतें गिरेगी। क्या कीमत गिर जाएगी? नहीं, कीमत तो बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति मूल्य कम गया, वस्तु का रेट बढ़ जाएगा, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे बढ़ेगी, यह भी नहीं होगा। खाद्य आपूर्ति बढ़ गई, खाद्य आपूर्ति भी तो कमी आ जाएगा, तब तो रेट बढ़ेगा ना। मुद्रास्फीति। औद्योगिक विकास गतिहीन, हाँ औद्योगिक विकास गतिहीन हो सकता है, तो 314 का ज़्यादा जो पर्याप्त है वो क्या होना चाहिए? देखो ऑप्शन 1 और 3 है, तो वही करा है कि सही का उत्तर चुनना है ना। तो अब थोड़ा सा आ जाइए, कीमतें गिर जाएगी, मुद्रास्फीति की दर, तो कीमत, हाँ देखिए कीमत पूछा है, वस्तु का मूल्य नहीं पूछा है, तो मुद्रा में मूल्य उसका कीमतें गिर जाएगी, तो यह पर्याप्त है, केवल एक हो जाएगा, है ना। कीमतें मतलब हम समझ रहे थे कि वस्तु का, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ कीमतें दिया है, तो मुद्रा के मूल्य में तो कमी आती ही आती है, तो वही होता है कीमत इसमें गिर जाती है, जिसके कारण वस्तुओं का रेट बढ़ जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो ये केवल एक ही पर्याप्त है, बाकी नहीं पर्याप्त है। तो ये था हमारा बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग अगले शेष क्लास में मिलते हैं।